नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। क्या महाशक्ति अमेरिका ईरान के मिसाइल चक्रव्यूह में फंस चुका है? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी की खाई में धकेल सकता है। ईरान के पास भले ही सुपरसोनिक जेट्स ना हो, लेकिन उसका असिमेट्रिक वॉरफेयर और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस यानी हिजबुल्ला, हुती और इराकी मिलिशिया मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर चुके हैं। जॉर्डन से कुवैत तक अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप का अहंकार समंदर में डूबेगा या ईरान घुटनों पर आएगा? क्या ये जिद तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? आसमान से बरसते अमेरिकी बम और समंदर में सुलगते तेल के टैंकर, खाड़ी की लहरें इस वक्त बारूद की गंध से भरी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर यह प्रहार थमेगा नहीं, लेकिन सवाल बदला लेने का नहीं, सवाल महाशक्ति की साख का है। आखिर क्यों महाशक्ति अमेरिका चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा है? वजह है दुनिया की वो नस जिस पर ईरान का अंगूठा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो दुनिया की इस लाइफ लाइन को बंद कर देगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर खड़ी है और यही वो डर है जो अमेरिका को पीछे हटने नहीं देता और आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी अपरंपरागत युद्ध नीति से। ईरान के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भले ना हो, लेकिन उसके पास पश्चिम एशिया का सबसे घातक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के ड्रोन और मिसाइलें जॉर्डन से लेकर कुवैत तक अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है। ईरान की अकड़ की दूसरी वजह यह भी है कि उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यमन के हुती हो, लेबनान का हिजबुल्ला हो या इराक के मिलिशिया, ईरान का एक बटन दबता है और पूरा पश्चिम एशिया सुलग उठता है। इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक ईरान के टारगेट पर हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं और ईरान कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। तो क्या ये जंग खाड़ी को लील जाएगी या फिर अमेरिका को इस जिद की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या अमेरिका ईरान को घुटने पर ला पाएगा या फिर ईरान का ये मिसाइल चक्रव्यूह सुपर पावर अमेरिका के अहंकार को समंदर में डुबो देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इसी पर चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत एक्सप्रेस पर। और शुरुआत करती हूँ क्योंकि जब 28 फरवरी को इस जंग की शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि ईरान जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बल्कि समझौता भी हुआ, लेकिन ईरान उतना ही मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में ट्रंप का एक ऐसा डिसीजन इसे कहा जाएगा जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया अब इसको भुगतने को मजबूर है? जय हिंद श्रद्धा जी। जय हिंद। धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अब ये अगर इस लड़ाई को अगर आप एक बारीक एनालिसिस में अगर इस लेके जाएं और इसको दो दायरे में अगर आप डिस्कस करें, एक है आपका मिलिट्री का दायरा और एक है आपको डिप्लोमेसी का दायरा। तो पहले मैं एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसको सवाल को जवाब देता हूं। अब ये इसको लड़ाई आप देखते हैं कि तकरीबन 2 महीने तक चली थी। उसके बाद सीज फायर हुआ और छुटपुट इधर उधर की घटनाएं, फायरिंग होती थी, तो वो कोई इतना ज़्यादा सीरियस मामला नहीं था। अब प्रॉब्लम शुरू हुई ईरान और अमेरिका के बीच में जिस दिन से एमओयू साइन हुआ। और अगर आप उसके 14 पॉइंट अगर आप उसको एनालाइज करें उस एमओयू को, तो वो एमओयू ईरान के फेवर में था और इसको अमेरिका डेस्परेट था उस टाइम जब इसको एमओयू साइन किया गया। डोमेस्टिक प्रेशर बहुत था अमेरिका के ऊपर। आप जानते हैं कि एक मिड टर्म इलेक्शंस भी आने थे
कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दिया था अमेरिका को बजट के लिए, इस लड़ाई के लिए, बिकॉज इस डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को इन्फॉर्म नहीं किया था लड़ाई से पहले जाने के लिए, और अब इस बार इन्फॉर्म किया है। आपने इसको देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई को दोबारा शुरू करने के लिए इसको कांग्रेस का अप्रूवल लिया। तो एक चीज वो थी, और दूसरा था कि नेटो भी उसके साथ नहीं था उस टाइम पे। तो एक बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया था। तो वो ट्रंप समझ रहा था द बेस्ट वे आउट इज के अगर हम एक हमको रिस्पाइट चाहिए और हमको इस जंग को खत्म करना है। अब इसको एमओयू के बाद इसको इजराइल का रुख बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप उसमें एक्चुअली फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप को अब ऐसा लगा कि इजराइल नाखुश है, और इसीलिए अभी नेतन्याहू भी जा रहे हैं वहां पे, अमेरिका का विजिट है। तो अब इसको इजराइल को तो साथ लेके उसको चलना पड़ेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है इस लड़ाई को अगर उसको लेकर जाना। और जो एक इसको डोमेस्टिक ऑडियंस में एक चीज फैल गई थी कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाया, और इसलिए हाँ, तो मतलब सर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रंप की साख पर भी बात है। जिस तरीके से ट्रंप भाषण देते हैं, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, कई बार बड़े अनर्गल से होते हैं। तो वो इसको एमओयू से निकलना चाहता था, इसको ईरान ने मौका दे दिया। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं सर एक लूप होल जो था वो ढूंढ रहे थे, और वो मिला, और उसके बाद ये जंग फिर से अब शुरू हो चुकी है। मैं रुक करूंगी सर आपका। संजीव श्रीवास्तव, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ट्रंप के गले की हड्डी ये जो जंग है बन चुकी है सर, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका है वो नहीं चाहता इस जंग को, अगर आप वहाँ पर लोगों से बात करें, समझें, वो नहीं चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी इस जंग को झेलना पड़ रहा है। देखिए श्रद्धा जी, मैं थोड़ा इसके संदर्भ में मेरे जो असेसमेंट्स हैं वो थोड़े भिन्न हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सभी एडमिनिस्ट्रेशंस ने जिमी कार्टर ऑनवर्ड्स 1979 ऑनवर्ड्स, जब से वहां पर एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और यूएस के एम्बेसी का सीजर हुआ था, 444 दिनों तक का ये पूरा सीजर चला था और एक हॉस्टेज क्राइसिस थी। और उसके बाद से अमेरिका और ईरान के जो संबंध हैं वो एडवर्सोरियल हो गए थे, शत्रुतापूर्ण हो गए थे। और उसके बाद से चाहे जिमी कार्टर रहे हो, चाहे वो सभी एडमिनिस्ट्रेशंस रहे हो, सभी ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा, और उसे हिट करने के बारे में वो सोचते जरूर थे। लेकिन और एक बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तो एक एक्सिस ऑफ इविल की भी बात कही थी, जिसमें कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया की उन्होंने चर्चा की थी। तो इराक को तो उन्होंने स्वयं हैंडल किया, उनके फादर ने, और स्वयं जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और उनके फादर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2 पे। लेकिन ईरान के बारे में भी वो सोचते थे कि ईरान को कैसे कमजोर करें, कैसे हिट करें। और ऐसे ही इसी तरीके का जो असेसमेंट वो अन्य राष्ट्रपति भी करते थे, चाहे वो डेमोक्रेट्स रहे हों, चाहे रिपब्लिकन्स रहे हों। और लेकिन अंतर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कि अन्य सोचा करते थे ईरान के संदर्भ में। और उन्होंने जो 28 फरवरी को जो अटैक किया वो जाहिर है कि बहुत ही मेजर ब्लो था। पहले एक ही स्ट्राइक में सारी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, आयतुल्लाह खामनाई को ही एलिमिनेट कर देना, बहुत बड़ी घटना थी, और एक बहुत बड़ा अमेरिका को एक मिलिट्री सक्सेस पहले ही स्ट्राइक में मिल गया था। तो और उसके बाद 40 दिनों का लगभग युद्ध चला। लेकिन अभी जो एमओयू साइन हुआ था, मेरा ऐसा मानना है श्रद्धा जी कि ये जो एमओयू था वो कंडीशनल था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के संदर्भ में कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पर चल रहा है। यदि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बाधाएं पैदा न करता, जो कि उसने 3 शिप्स पर अटैक करके फिर से एक बार उसी स्थिति को बैक टू स्क्वायर वन जिसको कहते हैं उसमें वो चला गया, और उसके बाद युद्ध फिर से शुरू हो गया। यदि ईरान सकारात्मक व्यवहार दर्शाता और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाता, तो उसके बड़े एडवांटेजेस होने जा रहे थे। उसको $300 बिलियन तक की राशि को देने का एक प्लान था कि उसको ग्रेजुअल तरीके से उसको दिया जाएगा। उसके ऊपर सैंक्शंस हटाए जाएंगे, उसके एसेट्स डिफ्रीज होंगे, उसके ऑयल का जो ट्रेड है नॉर्मलाइज होगा। अभी जानते हो हैवीली सैंक्शन इकोनॉमी है, और ईरान को उसके बड़े फायदे हो सकते थे। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये थी कि आपको ठीक तरीके का व्यवहार करके दिखाना होगा, अपने अंदर सुधार लाना होगा। लेकिन ईरान ने जाहिर है कि पहले ही जो अपने
शुरुआती दौर में ही उसने डिस्ट्रप्शंस पैदा करना फिर से शुरू किया, और उसने जब ये कहा कि हम इजाजत देंगे तभी आप वहां हाँ, से गुजर सकते हैं। सर जहां से बात मतलब जब जनरल कोचर ने कहा कि साख अमेरिका की यानी कि ट्रंप की, तो मुझे लगता है जनरल कोचर क्या ये साख का सवाल ईरान के लिए भी। और एक चीज़ जो आपने अभी जिक्र किया था ना कि 14 उसमें शर्तें थी उस समझौते में, क्या ये सब सोच समझ के ईरान ने कि एक पर्टिकुलर समय के लिए समझौता, वो जो समय मिल जाए उसी दौरान, चाहे मैं खामेनेई के अंतिम संस्कार की बात करूं, या थोड़ा सा संभलने का मौका ईरान चाहता था, ऐसे इसको हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल श्रद्धा जी, ये दोनों साइड्स के लिए लागू था। देखिए, अगर आप ट्रंप की तरफ देखें, अमेरिका ने तकरीबन 4,000 अटैक्स किए थे इस 50 दिन के दौरान, और जो उसके पास इंटरसेप्टर्स हैं, जो उसके पास मिसाइल्स हैं, वो अनलिमिटेड तो नहीं है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी है नहीं आज की डेट में, वो जितना इसको खर्च कर रहा था मिसाइल्स को। तो ट्रंप को भी एक ब्रेक चाहिए था, जिसको इसको मिलिट्री टर्म्स में लॉजिस्टिक पॉज बोलते हैं। दोनों देशों को एक लॉजिस्टिक पॉज चाहिए था, बिकॉज आप उसको जानते हैं कि ईरान के पास एक चीज है कि लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, पर ईरान के पास काफी मिसाइल्स हैं कि वो इस लड़ाई को 3 से 4 महीने तक और खींच सकते हैं। तो काफी डीप है उनका मामला। देखिए, वो जो ट्रंप बोलता है ना, आपने 90% डिस्ट्रॉय कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया। अब एक इसमें जो अभी संजीव जी ने एक बात करी है, उस पर मैं एक चीज इसको ऐड करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज जी। ये एमओयू में आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात हो रही है। वो इसको ईरान ने एक 60 डेज की पीरियड उसमें लिखी थी, 60 दिन तक हम इसको टोल टैक्स नहीं लगाएंगे, इसके बाद विचार किया जाएगा। दूसरा, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स पे ट्रस्ट नहीं है कि ये जो इसको एमओयू के बावजूद भी इसको अमेरिका वो उसको फॉलो करेगा आने में। और तीसरा है कि जब अगर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखते हैं, उसके 3 चैनल हैं, और एक है ओमान चैनल, एक जो उसका मिडिल चैनल है, और एक उसका ईरान चैनल है। तो इसको मिडिल चैनल को ऑलरेडी माइन करके रखा हुआ है, उसमें तो ये लोग जा नहीं सकते थे। तो इसकी मूवमेंट या तो ओमान चैनल के थ्रू थी, या तो ईरान चैनल के थ्रू थी। अब आप उसको मुझे एक चीज बताइए, अमेरिका इसको रिलक्टेंट क्यों था इसको ईरान का चैनल यूज करने के लिए, और वो अपनी इसको शिप्स को जो इसको एस्कॉर्ट करके इसको ओमान का चैनल में इसको भेज रहा था। इसका मतलब कि इसको IRGC को शक हो गया था कि अमेरिका कुछ प्लान कर रहा है, और इसीलिए वो ये जो ईरान चैनल के थ्रू अपनी शिप्स नहीं। देखिए, ये जब आपका भरोसा नहीं होता ना किसी के ऊपर, आप इसको शक के नजरिए से देखते हैं। और इस केस में तो बहुत जाहिर है, मतलब वो समझौता भी ऐसा लग रहा था कि बस वो किया जा रहा है समझौता, उसमें भी कितने अप एंड डाउन्स आए हम सब जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सर मैं इसकी बात करूंगी। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि एक सवाल जब भी कहीं भी युद्ध होता है और इस स्तर पे होता है, सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में आता है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ चुके हैं, पहली चीज। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सर मैंने बात की थी, एक भारतीय होने के नाते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से तेल आता है, वहाँ से हमारी गैस आती है, उसी वजह से। और सबसे बड़ी बात कि वो महंगी हो जाती है, जो हमने बीते दिनों देखा, उसकी किल्लत देखी, उस सब को झेला है। वहाँ पर अब कैसे चीज़ें जो है भारत कोऑर्डिनेट कर सकता है, ताकि हम जो भारत के वासी हैं वो इस झमेले में ना फंसे फिर से। देखिए श्रद्धा जी, जो आपका पहला प्रश्न है कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि तृतीय विश्व युद्ध अफोर्डेबल है, सस्टेनेबल है। वो जाहिर है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक न्यूक्लियर कंडीशन आज की है कि सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, उनके डिलीवरी के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। ट्रायड का जो सिस्टम है सभी महाशक्तियों के पास है, वो सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, वो कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो ऐसे में अगर कोई युद्ध आज तृतीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो वो नाभिकीय युद्ध में कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता।
और वही मैं बार बार कहता हूं कि 1945 और 2026 में अंतर यह है कि उस समय सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी के पास वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने की क्षमता भी रखते हैं। तो ऐसे में अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है तो ये सर्वनाश, जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन पैदा करेगा, जिसमें कि कोई भी विश्व का नेता नहीं जाना चाहेगा, बड़े से बड़ा तानाशाह भी नहीं जाना चाहेगा, किम जोंग उन भी उस पर नहीं जाना चाहेगा, या मुल्ला मुल्की भी पाकिस्तान पे उसमें नहीं जाना चाहेंगे। और इसी वजह से मैं मानता हूं कि महाशक्तियां डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकती। 4.5 वर्ष का लगभग रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध हो चला है और ये अब ये इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां ही लड़ रही हैं, लेकिन आज तक अमेरिका और रशिया ने एक सिंगल बुलेट भी एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं किए। उसका कारण यही है कि वो न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ जी की न्यूक्लियर ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो युद्ध है, लिमिटेड वॉर जिसको कहते हैं, या जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उनके बीच में अवश्य होंगे और उनको परोक्ष रूप से समर्थन भी दिया जाता रहेगा। और एक नए शीत युद्ध की स्थितियां मैं अवश्य देख रहा हूं। मैं न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन जरूर देख रहा हूं। एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक साइड में, दूसरे में जो अमेरिका और उसके जो एलाइज और कुछ पार्टनर्स, चाहे उसमें भारत शामिल नहीं होगा, और वो एक तरफ जाते दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का के ऊपर भारत की भी बहुत हैवी डिपेंडेंसी है, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरा युद्ध है, जैसा कि मेजर जनरल राजन कोचर साहब ने कहा, मैं मानता हूं स्पष्ट रूप से कि मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, अविश्वास की गहरी खाई है। एक नए तरीके का स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लगेगा और ये जो एमओयू वगैरह साइन जो हो रहे हैं वो आगे भी संभव है कि हो, आगे भी सीज फायर होगा, लेकिन उसमें हिकअप्स आते रहेंगे, उसमें अटैक काउंटर अटैक्स होते रहेंगे। और इसी वजह से सिद्धार्थ जी, मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें अल्टरनेट स्ट्रेटजीज पर तेज गति से कार्य करना होगा। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत, एनर्जी सप्लाई रूट्स हैं, उसके ऊपर तेज गति से कार्य करना होगा। और मैं मानता हूं कि भारत की सरकार, आज की सरकार ऐसा कर रही है। और हम अनेक अन्य देशों से, अन्य कॉन्टिनेंट से अपने एनर्जी सप्लाईज को लेने के लिए, बिल्कुल, तो ये तो मतलब एक अलग पाथ जो है वो तैयार करना होगा ही होगा, और उस पर जाहिर है सरकार ध्यान भी दे रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की कई यात्राएं हुई हैं और जाहिर है इस तरफ ध्यान जरूर होगा। जनरल कोचर, मेरा आपसे सवाल है, भारत की और क्या रणनीति हो सकती है इस जंग की? मैं अगर बात करूं, किस तरीके की भारत की नीति रहने वाली है इस जंग को लेकर, क्या समझ में आता है? श्रद्धा जी, मैं तो दो टुक बात करता हूं, मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूं, तो मैं आपको एक गोलमोल जवाब नहीं दूंगा। आपको मैं एक साफ जवाब दूंगा। देखिए, हम एनर्जी डेफिशिएंट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसको 80% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाहर से आती है, और अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो हमको अपना सप्लाई चेन, एक हमको ऑल्टरनेटिव्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। और हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया था रशिया से हमारा तेल, और अगर आप अभी के आंकड़े देखो तो जो सबसे ज्यादा तेल जो भारत आज की डेट में ड्रॉ कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए थे, आपने वो उसको सुना के इसको वहां से एलएनजी और गैस की एक डील साइन हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया एक हमारा ऑल्टरनेटिव आपका सप्लाई चेन है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में डिस्टेंसेस भी आपको देखना पड़ेगा। आप अमेरिका से, अब इसको अमेरिका ये चाहता है, और मार्को रूबियो ने भी ये बोला, और ट्रम्प भी ये बोल रहा है कि आप हमसे लो सब कुछ, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये अमेरिका का फायदा है इसमें, बिकॉज भारत इतनी दूर से ड्रॉ करेगा, 3 गुना उसका कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे, हर एक चीज के लिए मुश्किल होगी। तो इसको भारत, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इसको नाइजीरिया के साथ भी एक हमारा अरेंजमेंट है, उसको वहां से भी ऑयल लेने का। हम इसको वहां से क्यों नहीं ले, मुझे बताइए। और इसको यूएसए हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। एक रशिया सैंक्शन बिल कांग्रेस पे अभी पेश हुआ है, और वो बिल खास तौर पे 100% टैरिफ की बात करता है चाइना और इंडिया के ऊपर। खास तौर चाइना तो उसको नजरअंदाज कर देगा, बिकॉज
चाइना की जो डिपेंडेंसी है, इसको यूएसए की जो डिपेंडेंसी वो चाइना पे ज्यादा है। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इसको यूएसए पे ज्यादा है। तो अब आप इसको सवाल आ जाता है कि आप एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, क्या आप अमेरिका के प्रेशर में आएंगे आज की डेट में और अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश करेंगे यहाँ पे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम रशिया से लेना बंद कर दें और अमेरिका की झोली में चले जाएं या उसकी गोद में चले जाएं, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जो ये आपकी तेल की रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेगी, उसी आज इतनी बड़ी तेल की मार्केट है और इसको अमेरिका ने इसको वेनेजुएला पे क्यों कब्जा किया, और अमेरिका इसको भारत को बोल रहा है वेनेजुएला से ऑयल लो, बिकॉज उसमें अमेरिका का फायदा है। बिल्कुल। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो नीतियां इतनी आसान नहीं होती कि टीवी चैनल पे हम इनको जो इसको डिस्कस करके हम इसको कर दें, बट इसकी बॉटम लाइन ये है कि क्या आपके पास दम है, ताकत है अमेरिका को नो बोलने के लिए कि नहीं हम रशिया से लेंगे बिकॉज वो हमारे लिए ठीक, बिकॉज पहले भी इसको इंडिया ऐसे बोलता रहा है और इसको अमेरिका ने माना भी था पहले, और हमको एक 30 डेज की विंडो दी थी अमेरिका ने कि 30 दिन तक आप ले लो, उसके बाद नहीं लेना। ऐसे तो दादागिरी नहीं चलेगी ना। नहीं तो अमेरिका में इसी पे आने वाली थी संजीव जी, कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। मुझे बता दीजिए, अमेरिका तो दादागिरी करता है ना, अमेरिका तो यही चाहता है कि सब कुछ उसकी झोली में ही गिरे और पूरी दुनिया है सब उसके आगे ही गिड़गिड़ाते रहे। ट्रंप अल्टीमेटली तो ट्रंप यही चाहते हैं ना। देखिए श्रद्धा जी, भारत की विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका अभिन्न जो अंग है, इंटीग्रल पार्ट रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और यदि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कहीं उसके साथ कोई कमजोरी दिखाता है तो ये भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। और मेरा विश्वास है, मेरा आशा ही नहीं बल्कि मेरा विश्वास है कि आज की भी जो सरकार है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। हमने अमेरिका को कई बार बताया, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ फरवरी 2022 में, उस समय अमेरिका के बहुत सारे लीडर्स आया करते थे, तरह तरीके के बयान मीडिया में दिया करते थे, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि संबंधों को डाउनग्रेड करना तो दूर, तेल कम करना दूर, हमने उसको मल्टीफोल्ड कर लिया था। महीनों तक रशिया हमारा टॉप ऑयल का सप्लायर रहा, और ये जो हमने और अमेरिका को हमने बता दिया कि जो भी हम निर्णय लेंगे कि किससे हमें तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, किससे हमें मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार अमेरिका ने हालांकि कई धमकियां, टैरिफ बढ़ाना, ये सब किया, लेकिन ये एक तटस्थ होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। जनरल कोचर भी मुझे लगता है इसी तरफ इशारा कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इतनी अच्छी ये चर्चा रही कि बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो गए। सर, आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।